प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दिल्ली में भारत मंडपम में सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त भजन गायिका मैथिली ठाकुर से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित भी किया। क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रास्ते में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो? जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। So thank you for that. Thank you. And now let's recognize the best creator in tech category. और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए, अभी आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें।
तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है सर। आपने ध्यान में आया होगा, एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं। सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा। लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया, उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलाम्बे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलाम्बे। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं, आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में उन्होंने 500 से ज़्यादा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है और अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं। और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। दैट्स जहानवीर सिंह।
लो बाबा, पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए। एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है, और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते, आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है। धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना। अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ। उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स, वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए। और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं। देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि रचनाकारों को सम्मानित कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कथावाचक जया किशोरी को भी सम्मानित किया। बहुत चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। थैंक यू। थैंक यू। And now let's recognize the best creative creator male, आरजे रौनक, जो अपने
के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. एक हाउसवाइफ जो बन गई डिजिटल एंटरप्रेन्योर। She has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना हाँ, सिखाओ। उसको कुछ सिखाइए। सर, धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीजें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है, तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया, और आपके कारण लोग जानेंगे, कि वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड। और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। खैर, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था, फिर से आ रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर, काजू किशमिश क्रश करके, और इसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ। तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में आजकल डाइटिशियन, डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहां से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया था, तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट्स की थी।